अरविंद केजरीवाल घोटालेबाज और भ्रष्ट नेताओं, मंत्रियों और विधायकों पर जांच एजेंसी का शिकंजा कसता जा रहा है। बड़ी बात यह कि जिन नेताओं, मंत्रियों और विधायकों को केजरीवाल अब तक कट्टर ईमानदार बताते रहे, सबसे ज्यादा वे ही भ्रष्ट और घपलेबाज निकले। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन से लेकर पंजाब के विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा की कहानी एक जैसी है। ये वही गज्जन माजरा है जिसकी मिसाल अरविंद केजरीवाल ने ये कहकर दी थी कि देखो, देश और समाज की सेवा करने की भावना इतनी प्रबल है कि हमारे विधायक ने वेतन लेने से मना कर दिया ताकि पंजाब के खाली खजाने को भरा जा सके। असल में जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने ये कहकर सिर्फ ₹1 वेतन लेने का ऐलान किया था कि पंजाब की माली हालत बेहद खस्ता है, इसलिए मैं अपना वेतन नहीं लूंगा। इस बात को केजरीवाल ने पूरे देश में भुनाया, लेकिन पता चला कि वही गज्जन माजरा बड़ा घोटालेबाज है जिसने बैंक का करीब 42 करोड़ रुपया दबा रखा है। मामले की जांच कर रही ईडी ने अब गज्जन माजरा की कंपनी को 35 करोड़ 10 लाख रुपए की संपत्ति अटैच कर दी है और अमरगढ़ विधानसभा क्षेत्र से विधायक माजरा को ईडी ने नवंबर में इस मामले में गिरफ्तार किया था। मलेरकोटला स्थित तारा कॉर्पोरेशन कंपनी की संपत्ति को कुर्क किया गया और वो इस कंपनी के डायरेक्टर हैं। ईडी के मुताबिक लोन राशि को तारा कॉर्पोरेशन लिमिटेड से विभिन्न फर्जी फर्म्स में ट्रांसफर किया गया है। इसके साथ ही तारा हेल्थ फूड्स लिमिटेड में प्राप्त राशि का प्रयोग लोन लेने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया। 3 करोड़ 12 लाख रुपए विधायक माजरा के व्यक्तिगत खाते में डाइवर्ट किया गया था और इसके अलावा 33 करोड़ 99 लाख रुपए मेसर्स THFL को दिए गए थे। विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा पर बैंक ऑफ इंडिया की लुधियाना शाखा की शिकायत पर 41 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में केस दर्ज किया गया था। मई 2022 में सीबीआई और सितंबर 2022 में ईडी ने उनके अमरगढ़ स्थित घर और अन्य परिसरों पर छापे भी मारे, जिसमें 16,57,000 रुपए नकद मिले। ईडी और सीबीआई की जांच के अनुसार लोन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया था जिसके लिए बैंक से पैसा लिया गया था। इस मामले में पिछले महीने 6 नवंबर को ईडी ने विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा को गिरफ्तार किया था। जसवंत सिंह गज्जन माजरा ने विधायक बनने के बाद पंजाब की खराब वित्तीय हालत का हवाला देते हुए सिर्फ ₹1 वेतन लेने की बात कही और विधानसभा में एक शपथ पत्र भी दिया था। विपक्षी दलों की बैठक दर बैठक अपमानित होकर लौटने वाले नीतीश कुमार को शायद अब भी इस बात की उम्मीद है कि कोई चमत्कार हो जाएगा और सर्वे में राहुल गांधी के मुकाबले भी फिसड्डी साबित हुए नीतीश कुमार को इंडी गठबंधन का पीएम फेस घोषित कर दिया जाएगा। यही वजह है कि जेडीयू के नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो कम से कम कांग्रेस को तो पसंद नहीं आने वाला। कांग्रेस पर जेडीयू विधायक गोपाल मंडल इतने भड़के कि उन्होंने यहां तक कह दिया कि ये खड़गे फड़गे कौन है, कोई इसको जानता नहीं। नीतीश कुमार ही एकमात्र ऐसे नेता हैं जो इंडी गठबंधन का बेड़ा पार लगा सकते हैं। दिल्ली में हुई बैठक के दौरान जैसे ही ममता बनर्जी ने मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम गठबंधन के संयोजक और पीएम फेस के लिए प्रस्तावित किया और केजरीवाल ने उसका समर्थन कर दिया, उसी वक्त नीतीश कुमार गुस्से में तमतमाए बैठक से निकल गए। तब वे इस मामले पर चुप्पी साधे बैठे रहे और जेडीयू लगातार उनकी दावेदारी ठोक रही है। नीतीश के गृह जिला नालंदा के सांसद कौशलेंद्र ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी को हराना है तो उनके अलावा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। उन्होंने मांग की कि गठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में सौंपा जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बिहार के सीएम देश के बड़े नेता हैं, ममता बनर्जी ने जो प्रस्ताव दिया वो अंतिम नहीं है। उन्होंने नीतीश कुमार के लिए अपनी सीट खाली करने का वादा करते हुए देश को लीड करने का आग्रह किया। इंडिया गठबंधन की 4 बैठकों के बाद भी विपक्षी एकता के सूत्रधार नीतीश कुमार कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। दिल्ली में 19 दिसंबर को आयोजित चौथी बैठक से पहले जेडीयू ने बिहार सीएम को पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की। कई नेताओं ने नीतीश कुमार को सबसे योग्य बताया और कहा कि उनके नेतृत्व में गठबंधन आगे बढ़ेगा, लेकिन ममता बनर्जी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम पीएम उम्मीदवार और कन्वीनर के पद के लिए आगे कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने इसका समर्थन भी कर दिया। नीतीश कुमार और पार्टी के बड़े नेता दावा करते हैं कि कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन असलियत यह है कि जेडीयू में अंदर अभी भी मायूसी है। नालंदा के लोकसभा सांसद कौशलेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार देश की राजनीति के बड़ा चेहरा हैं। उन्होंने गठबंधन के सभी दलों को एक साथ लाकर बैठा दिया, लेकिन उन्हें गठबंधन में कोई भूमिका नहीं दी गई। इससे जदयू में मायूसी है। नीतीश कुमार जिस स्तर के नेता हैं उसे देखते हुए उन्हें बड़ी जिम्मेदारी में रखा जाना चाहिए। ऐसा नहीं करके कुछ कमी हुई है, इस बात से हम दुखी हैं। गठबंधन को एक करने वाले हमारे नेता नीतीश कुमार हैं और किसी और से होने वाला नहीं था। कोई इधर खिंचता,
कोई उधर खींचता, लेकिन नीतीश जी ने मेहनत करके सबके साथ बात करके सबको एक जगह ला दिया। उन्होंने पहली बैठक आयोजित कराई और वह सफल रही। उसके बाद की बैठकें भी सक्सेसफुल हैं। ममता बनर्जी के प्रस्ताव की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि खड़गे जी देश के सीनियर लीडर हैं, संभवतः इसी वजह से शिष्टाचार के नाते उनका नाम आगे लाया गया, लेकिन अभी समय हुआ है, बहुत सारी प्रक्रिया बाकी है, इसलिए आगे देखिए क्या होता है। आने वाले दिनों में नीतीश कुमार की भूमिका बड़ी होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी को हराना है तो नीतीश कुमार के अलावा कोई चेहरा नहीं। ममता जी ने खड़गे साहब का नाम आगे किया, पीछे इसके क्या कारण है वही बता सकती हैं। फाइनल निर्णय में अभी समय है। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, कांग्रेस को एक के बाद एक झटका लगता जा रहा है। किसी सांसद के ठिकानों से रिकॉर्ड काला धन मिलता है तो किसी विधायक को गबन करने की वजह से 5 साल की सजा सुना दी जाती है। ताजा मामला कांग्रेस विधायक की सदस्यता रद्द होने का है। महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक और पूर्व मंत्री सुनील केदार की सदस्यता रद्द कर दी गई। इतना ही नहीं, वे अगले 10 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे, क्योंकि बैंक का 150 करोड़ रुपया डकार कर करीब 20 साल तक कांग्रेस की सरपरस्ती में मौज करते रहे सुनील केदार को अदालत ने पूरे 5 साल की सजा सुनाई है। सुनील केदार को नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के धन के दुरुपयोग का दोषी पाया गया। राज्य विधानमंडल के गजट नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद साफ कहा गया, सुनील केदार 22 दिसंबर को दोषी पाए जाने के कारण बतौर विधायक अयोग्य करार दिया जाता है। केदार सावनेर सीट से विधायक थे और आदेश के मुताबिक जिस दिन उन्हें दोषी साबित कर दिया गया उसी दिन से ये सीट रिक्त हो गई। दरअसल नागपुर में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सुनील केदार समेत 6 लोगों को 5 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी। साल 2002 का मामला है। 2002 में नागपुर जिला मध्यवर्ती बैंक में 152 करोड़ रुपए से ज्यादा का घोटाला सामने आया था। तब सुनील केदार बैंक के चेयरमैन थे। इस मामले में मुख्य आरोपी भी थे। उस वक्त मुंबई, कोलकाता, अहमदाबाद की कुछ कंपनीज ने बैंक से फंड 125 करोड़ रुपए के सरकारी बॉन्ड खरीदे। इसके बाद कंपनीज ने सरकारी बॉन्ड का भुगतान नहीं किया और बैंक्स को पैसा भी नहीं लौटाया। राज्य अपराध जांच विभाग यानी सीआईडी के तत्कालीन उपाधीक्षक किशोर बेले इस घटना के जांच अधिकारी थे। जांच पूरी होने के बाद 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। ये मामला तब से लंबित था। 2001-2 में नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक निजी कंपनीज होम ट्रेड लिमिटेड, इंद्रमणि मर्चेंट प्राइवेट लिमिटेड, सेंचुरी डीलर प्राइवेट लिमिटेड, सिंडिकेट मैनेजमेंट सर्विसेज और गिल्टेज मैनेजमेंट सर्विसेज की मदद से बैंक के फंड से सरकारी बॉन्ड खरीदे गए। हालांकि बाद में बैंक को इन कंपनीज से खरीदी गई नकदी कभी नहीं मिली। चौंकाने वाली बात यह है कि बॉन्ड खरीदने वाली ये निजी कंपनीज दिवालिया हो गईं। आरोप है कि इन कंपनीज ने कभी भी बैंक को सरकारी नकदी नहीं दी और न ही बैंक की रकम लौटाई और फिर आपराधिक मामला दर्ज किया गया और मामले की आगे की जांच सीआईडी को सौंप दी गई है। जांच पूरी होने के बाद सीआईडी ने 22 नवंबर 2002 को अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था। तब पता चला कि सारा जाल सुनील केदार ने ही बुना था। आखिरकार अदालत ने सुनील केदार सहित अशोक चौधरी, केतन सेठ, सुबोध गुंडारे, नंदकिशोर त्रिवेदी, अमोल वर्मा को दोषी करार दिया। सुनील केदार 5 बार विधायक रह चुके हैं। सभी आरोपियों पर 10-10 लाख का जुर्माना लगाया गया। अभियोजन पक्ष के अनुसार एनडीसीसीबी को 2002 में सरकारी प्रतिभूतियों के 125 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ, क्योंकि होम ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से धन निवेश करते समय नियमों का उल्लंघन किया गया था। अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि केदार और अन्य आरोपियों ने बैंक का सारा शेयर सौंपा। ये धन आम लोगों की गाढ़ी कमाई थी, जिसमें इससे अधिकांश नागपुर के गरीब किसान थे। कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी राशि बैंक की वित्तीय स्थिति को गिराने के लिए काफी थी, जो अंत में हजारों सदस्यों और कर्मचारियों को प्रभावित करता है। जो लोग उच्च पदों पर होते हैं उनकी जिम्मेदारी भी बड़ी होती है, ताकि किसी भी सदस्य का एक भी रुपया बर्बाद न जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास हेल्थ मॉडल में सिर्फ अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक्स में नकली दवाएं ही नहीं दी जाती, बल्कि अस्पतालों में महिला कर्मचारियों का यौन शोषण भी किया जाता है। महिला कर्मचारियों का आरोप है कि अस्पताल के बड़े अधिकारी उन पर शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाते हैं और ये सारा काम आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा की देखरेख में किया जाता है। सरकारी अस्पताल में चल रहे इस शोषण की कहानी सामने आने के बाद आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। संजीव झा पहले भी विवादों में रहे हैं और इस पूरे मामले की जानकारी मिलते ही राष्ट्रीय महिला आयोग दिल्ली पुलिस से पूरी जानकारी मांगी है। बुराड़ी स्थित दिल्ली सरकार के इस अस्पताल के बाहर महिलाएं लगातार प्रदर्शन कर रही हैं। महिलाओं का कहना है कि उन्हें अस्पताल में ड्यूटी नहीं दी जा रही। उन्हें पूरी ड्यूटी देने के बदले उनके अधिकारी उनसे शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहते हैं और रिश्वत भी मांगते हैं। महिलाओं का कहना है कि अस्पताल में स्थानीय विधायक संजीव झा के लोग भी हैं और उनके सहयोग से ये कुकर्म किया जाता है। महिलाओं ने कहा कि संजीव झा के लोग पैसे लेकर लोगों को नौकरी देते हैं।
साथ ही आरोपितों को भी बचाते हैं। बुराड़ी के दिल्ली सरकार के इस अस्पताल में मेडिकल के अतिरिक्त तमाम स्टाफ को आउटसोर्स पर रखा जाता है। इसके तहत एक कंपनी ग्लोबल वेंचर ये काम देखती है और इसका काम इन कर्मचारियों की भर्ती और उनके काम की देखरेख करना होता है। ये भी सामने आया कि यहाँ कर्मचारियों को रखने के लिए रिश्वत ली गई। एक महिला ने आरोप लगाया कि अस्पताल में सुपरवाइजर और मैनेजर के पद पर काम करने वाले नीरज शर्मा, राजकुमार और आदर्श नाम के शख्स पर ये आरोप लगे हैं कि महिला कर्मचारी का कहना है कि उसे इन अधिकारियों की करतूतों के बारे में सब पता है। अधिकारी महिलाओं से कहते थे उनके साथ एक रात सोने पर वो काम के दिन बढ़ाकर 20 से 25 कर देंगे। महिलाओं का कहना है कि यदि अस्पताल के बेसमेंट के सीसीटीवी की जांच कराई जाए तो सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी। इस पूरे मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग और दिल्ली महिला आयोग ने भी संज्ञान लिया है। उन्होंने इस मामले में उत्तरी दिल्ली के डीसीपी की रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस को की गई शिकायत में महिला ने 17 और 19 दिसंबर 2023 को मारपीट और छेड़छाड़ का आरोप लगाया। पुलिस का कहना है कि सभी 4 आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन सभी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। जब से इंडी गठबंधन बना है, डीएमके के निशाने पर लगातार हिंदू, हिंदी और हिंदी भाषी राज्य हैं। उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान के बाद तो जैसे लोगों की आस्था और भावनाओं से खेलने का चलन ही बन गया। लेकिन मजाल है कि कांग्रेस से लेकर नीतीश कुमार और लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव तक कोई डीएमके के नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाने को कह दे। कांग्रेस हर बार ये कहकर निकल जाती है कि ये बयान इंडी गठबंधन का नहीं और हम इसका समर्थन नहीं करते। लेकिन बड़ा सवाल ये कि कोई भी पार्टी ये क्यों नहीं कहती कि डीएमके को अगर इंडी गठबंधन में रहना है तो उसे अपनी बदजुबानी बंद करनी होगी। ताज़ा मामला दयानिधि मारन का है, जिसने ये कहकर विवाद पैदा कर दिया कि यूपी बिहार के लोग तमिलनाडु आते हैं और यहाँ शौचालय और सड़कें साफ करते हैं। उदयनिधि मारन के इस विवादित बयान के बाद नीतीश कुमार और लालू यादव ने चुप्पी साध ली, लेकिन बीजेपी, डीएमके और इंडी गठबंधन पर हमलावर हो गई। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से लेकर शहजाद पूनावाला तक ने डीएमके पर जोरदार हमला किया। गिरिराज सिंह ने अपने पोस्ट में कहा, डीएमके सांसद दयानिधि मारन का कहना है यूपी बिहार के हिंदी भाषी लोग तमिलनाडु आते हैं और सड़कें और शौचालय साफ करते हैं। क्या बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव हिंदी भाषी लोगों पर अपने गठबंधन सहयोगी की राय से सहमत हैं? उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। डीएमके और इंडी गठबंधन को हिंदी भाषी बिहारी भाइयों और बहनों से इतनी नफरत क्यों है? शहजाद पूनावाला ने डीएमके सांसद दयानिधि मारन के खिलाफ नहीं बोलने के लिए बिहार और यूपी के इंडी गठबंधन के नेताओं की आलोचना की। वीडियो में दयानिधि को कहते हुए सुना जा सकता है कि जो लोग अंग्रेजी सीखकर यहां आते हैं वो आईटी कंपनियों में अच्छी सैलरी पर काम करते हैं, जबकि यूपी बिहार से हिंदी बोलने वाले जो लोग यहां आते हैं वो तमिल सीखकर कंस्ट्रक्शन मजदूरी के तौर पर काम करते हैं। बीजेपी प्रवक्ता पूनावाला ने गठबंधन पर आरोप लगाया कि वो जाति, भाषा और धर्म के नाम पर देश के लोगों को बांटने का काम करते हैं। डीएमके सांसद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के लिए गठबंधन की आलोचना भी की। पूनावाला ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि एक बार फिर से बांटो और राज करो कार्ड को खेलने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मारन के लिए इस्तेमाल की गई भाषा को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। शहजाद पूनावाला ने दयानिधि मारन की टिप्पणी को लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार के गठबंधन की आलोचना की और पूछा कि आखिर वे इस मुद्दे पर शांत क्यों हैं। पूनावाला ने कहा कि क्या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, लालू यादव, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और सभी नेता दिखावा करेंगे कि कुछ नहीं हो रहा? ये स्टैंड कब लेंगे? डीएमके इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। और उन्होंने उन सभी नेताओं का जिक्र किया जिन्होंने पहले हिंदी भाषी को लेकर बयान दिए हैं।